आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो जो अपना सिलेबस चेंज हुआ है सब क्लास का, वो सिलेबस क्या है, कैसे हुआ है, क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, इसके लिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं NEP क्या है, बताइए। NEP का मतलब कुछ हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो 2020 में आया है ओकरा बोल दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि अभी नया है। क्योंकि आज़ादी के बाद से लगभग 4 बार जो हो गया है शिक्षा नीति आ चुका है। 1968 में आया था, उसके बाद आ गया है 1972 में, 1986 में, 1992 में, और ये जो नया आया है वो है 2020 में। इसीलिए इसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब 2020। अब आप बताइए इसका मुख्य काम क्या है, तो ध्यान से इसका मुख्य काम है कि देश के भीतर बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी वो सब इसी के तहत तय होता है। लेकिन मतलब देश के भीतर में जो पढ़ाई लिखाई कैसी होगी वो सब किसके द्वारा तय होता है, बता दिए। NEP के द्वारा तय होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो वो है अभी का मॉडल देखेगा तो वो अभी जो पढ़ रहे हैं वो है अपना पढ़ रहे हैं वो है 10+2 मॉडल, 10+2 मॉडल। लेकिन NEP के तहत जो लाया गया है वो यहाँ पर देखेगा वो है 5+3+3+4 सिस्टम। फिर से बोलिए तो 5+3+3+4 सिस्टम। ये 5 में देखिएगा तो शुरू का जो 5 साल होगा, शुरू का जो 5 साल होगा उसमें से 3 साल जो होगा फाउंडेशन स्टेज में बच्चा प्री प्राइमरी पढ़ाई करेगा। फिर से बोलिए तो फाउंडेशन स्टेज में जो है बच्चा प्री प्राइमरी पढ़ाई करेगा कितने साल, 3 साल। एक मतलब ये 3 साल में बच्चा खेलेगा, धूपेगा, दौड़ेगा, घोड़सवारी करेगा, जो करे बच्चा छोटका जो इतना हो वो अपना खेलेगा। उसके बाद बताइए तीसरा साल के बाद चौथा साल में जाएगा 1 क्लास में, उसके बाद जाएगा 2 क्लास में। अब बताइए 3 साल यहाँ, 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ, तो 3 1 4 1 कितना हो गया 5। अगला जैसे घुसेगा तो अब यहाँ पर आ जाएगा कितने में, तीसरा में, उसके बाद आ जाएगा चौथा में, उसके बाद कितना आ जाएगा 5वां में, और यहाँ पर आ जाएगा कितने में, 6ठा में, 7वां में, उसके बाद कौन हो जाएगा बताइए 8वां में, और यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ कौन हो जाएगा बताइए 9वां में, 10वां में, 11th में, और कौन में आ जाएगा 12th में। ई मॉडल किसका है बताइए, NEP का। अब बताइए पहले जो होता था कोर्स डिवाइड होता है, एक मतलब साइंस वाला आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। अब इसके माध्यम से NEP के माध्यम से इस सब बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। एक मतलब कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो है साइंस भी ले सकता है, साइंस वाला कॉमर्स भी ले सकता है। एक मतलब कि कुछ सब्जेक्ट ले लेगा साइंस का, कुछ सब्जेक्ट ले लेगा आर्ट्स का, कुछ सब्जेक्ट ले लेगा कॉमर्स का, जो उसको अच्छा लगेगा। अगला देखिएगा तो उसके बाद कौन है NCF, कौन है बताइए NCF कौन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर से बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये कौन चीज करता है, तो इसी के माध्यम से सिलेबस तैयार होता है। इसी के जरिए जो होता है कौन सा सिलेबस जोड़ा जाए, सिलेबस में से क्या हटाया जाए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का फ्रेमवर्क क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ इसी के जरिए किया जाता है। एक मतलब ये तय करता है और पाने का रास्ता कौन हो गया NCF, क्योंकि इसी के जरिए सब कुछ होता है। आगे देखिएगा अभी जो अपना पढ़ रहे हैं वो 2005 में जो NCF जो डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट किया था उसी के आधार पर अपना पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए NCF जो अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है ओकरा में शिक्षा का उद्देश्य वो बताया है। तो शिक्षा का उद्देश्य कौन सी है, तो यहाँ देखिएगा पहले NCERT कैसे काम करेगा, तो देखिएगा बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। फिर से बोलिए तो बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। बाहर के जीवन से जोड़ा जाए का मतलब बच्चे के स्कूली जीवन को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। बाहरी दुनिया का मतलब होता है कि अगर इनको बाहरी दुनिया से जोड़ दिया जाए तो इनको तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, सूचनाएं प्राप्त होगा, तो बच्चा शारीरिक स्तर पर भी मजबूत हो जाएगा, साथ साथ शारीरिक मानसिक जो भी होता है यहाँ पर देखिए शारीरिक हो जाएगा। उसके बाद है क्योंकि एक से एक जो होता है अपने एक्सरसाइज जो करवाता है वो सब टिप्स देते रहता है। दूसरा देखिएगा तो शारीरिक, उसका बताइए मानसिक, अगर मेंटलिटी प्रॉब्लम होता है तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। दूसरा राजनीतिक ज्ञान भी मिल जाता है, राजनीतिक ज्ञान मिल जाता है। तीसरा आर्थिक ज्ञान भी मिलता है कि कम आयु में ही कैसे अपना इंडस्ट्री ओपन करें, अपना इंटरप्रेन्योर शुरू करें, ऐसे वाला कंडीशन आना शुरू हो जाता है। एक मतलब होता है कि अगर बाहरी दुनिया से ये जुड़ेगा तो इनको बहुत तरह से सूचनाएं प्राप्त होगा जिनसे अपने लाइफ को ये बेहतर ढंग से जो होता है यूजफुल बना सकता है। अब अपने बताइए बच्चों को स्कूली जीवन के बाहर, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। अब बताइए
अगर ये बाहरी दुनिया से जुड़ेगा तो इनको तमाम तरह की सूचनाएं प्राप्त होगा। देखकर मतलब बच्चा धीरे धीरे ब्रिलियंट होगा। इसी टर्म में कहा जाता है कि आजकल का बच्चा जो है बुढ़वा से ज़्यादा होशियार है। अब बताइए बच्चा बुढ़वा से क्यों ना होशियार हो? क्योंकि बुढ़वा को तो इंटरनेट यूज नहीं करने आता है। अब बच्चा फ्री फायर धाई धाई करता है, मतलब खेलता है। तो अब बताइए, तो एक मतलब कि बच्चा धीरे धीरे ठीक ठाक मेंटलिटी रूप से विकसित हो रहा है। और इस सब में बताइए शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस सब रूप से, क्योंकि अपना अभी जो पढ़ रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है नौकरी। उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है बता दीजिए? नौकरी। अब नौकरी एक थोड़े नहीं है कि जीवन जीने के लिए केवल नौकरी होना चाहिए। जीवन जीने के लिए बहुत चीज भी होता है। एक मतलब होता है कि अगर पढ़ लिख करके नौकरी चाहिए तो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बनता है। MBA चाय वाला चाय बेचते बेचते MBA चाय वाला हो गया है। ऐसे करके बताइए, अगर बाहरी दुनिया का नॉलेज होगा तो वो कई तरह से इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे ऑनलाइन कर सकता है, इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है, कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जहां देखेगा लाभ वहां पर अपना काम कर लेगा। एक मतलब होता है कि ये ज़्यादा तनाव में नहीं रहता है। नहीं तो नौकरी ना होने के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, इस सब स्थिति में बच्चा पहुंच जाता है। दूसरा देखिएगा, स्कूल और घर के बीच अंतराल न बना रहे। स्कूल और घर के बीच अंतराल न बना रहे, एक मतलब कुछ हो गया। तो जो बात स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर से बोले तो जो बात स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बच्चा वो घर पर नहीं करता है। एक मतलब कि स्कूल में जब वो रहता है तो उस टाइम सिस्टम में रहता है, तमीज से बातचीत करता है, टीचर के साथ रिस्पेक्टफुल सामने आता है। लेकिन वही जब स्कूल से बाहर निकलता है तो रोड पर अपने दोस्त के साथ में तोहरे कर तोहरो कर सार बहनों सब कर लेता है। एक मतलब कि जो वो स्कूल में जैसे है वो उसके व्यवहार में झलकता नहीं है। और दूसरा, जब व्यवहार में झलकता नहीं है तो वो परफॉर्मेंस अपना घर पर भी कर लेता है। तो घर में भी झगड़ा मारपीट सब कर लेता है, अपना भाई बहन में, मम्मी पापा में, जैसे होता है ऐसे करके कर लेता है। अब बताइए, अगर इस गैप को भर दिया जाए, अगर इस गैप को भर दिया जाए तो जो शालीनता और शिष्टाचार वो स्कूल में सीखता है वही शालीनता और शिष्टाचार उस घर में भी प्रयोग करेगा। और घर में प्रयोग तो किसी भी परिस्थिति में ये घर में आपसी कलह जो होता है, मतभेद, वो सब क्या हो जाएगा? अगर होगा भी तो बहुत कम, नहीं के बराबर। क्योंकि बच्चा कुछ हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। ये किसका उद्देश्य है बताइए? NFC जो अपना 2005 में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसी के आधार पर अपना पढ़ है। तो NCERT में ये दिया है कि बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं ओकर उद्देश्य क्या है, ओकर उद्देश्य यह है। अब देखिए एक पाने का जरिया क्या है, एक जरिया बताया है। जरिया कुंच है तो देखिएगा उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, वो जो उद्देश्य दिया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने, कुछ लिखा है, घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल करना चाहिए। अब देखिए विरोध शामिल है इसमें, यहाँ देखिएगा उसमें जरिया क्या है कि वो कैसे हो सकता है। तो बताइए, हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। इसमें जो है रटा देने वाला जो प्रवृत्ति है, टीचर्स जो रटा देते हैं, समझा खुद नहीं पाते हैं, उनको रटने के लिए बोलते हैं और दूसरा बता देते हैं कि वो अलग सब्जेक्ट से है, ये अलग सब्जेक्ट है, एक दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट नहीं कर पाता है, उसका विरोध किया गया है इसमें। यानी कि हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने, यानी कि इतना बात पढ़ना है यहाँ, उतना बात पढ़ना है यहाँ, इसको इंटरलिंक करने के लिए बताता नहीं, जिसके कारण UPSC सब में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ देखिएगा, मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। यहाँ देखिए, ये बात किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर निर्भर करता है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जोड़ करके, रिलेट करके समझाया जाए, ताकि उनको लगे कि सभी जितना भी सब्जेक्ट है वो सब एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरलिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है। दूसरा देखिएगा, शिक्षक ही ये सब कर समझाएगा बुझाएगा, यानी कि किसी कुल मिला करके शिक्षक जितना अभी तक पढ़ाया है, जितना पढ़ाने के बाद उनको अनुभव हुआ है, खुद जितना पढ़ाया उनका जो अनुभव हुआ है वो सब पूरा अनुभव के साथ अगर स्टूडेंट को समझाने का प्रयास करेगा तो ये सब बाउंड्री किसी भी परिस्थिति में नहीं रहेगा, आराम से एक दूसरे को रिलेट कर पाएगा। दूसरा देखिए, शिक्षक उन्हें ज्ञान का निर्धारित खुराक मानना छोड़ दे। दूसरा कुछ लिखा है, शिक्षक उन्हें ज्ञान का निर्धारित खुराक मानना छोड़ दे। एक मतलब कुछ हो गया है, टीचर्स ऐसे बताते हैं कि इतना बस कर लो, याद कर लो, रट लो, एग्जाम में पास हो जाएगा, एग्जाम में यही आएगा। एक मतलब कि इनसे नहीं ज़्यादा देना है, इनसे नहीं कम देना है, ऐसा थोड़े ना होता है। थोड़ा सा उनको ज़्यादा देना पड़ता है ताकि एक लाइन आगे बढ़कर भी अगर परीक्षा
प्रश्न पूछता है तो उनको आराम से बच्चा डील कर सकता है। तो शिक्षक उन्हें ज्ञान का निर्धारित खुराक मतलब फिक्स खुराक मानना छोड़ दे, इसमें बताया गया। दूसरा देखिएगा, बच्चों को इसमें कहा गया यदि बच्चों को सही जगह, समय और आज़ादी, फिर से बोलिए तो बच्चों को यदि सही, उसका बताइए जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर, बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर, यानी कि बड़ों ने यानी टीचर्स ने जो भी है उनको जो सूचना सामग्री दिया है उनसे जुड़ करके अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर लेगा। सामग्री से जुड़कर वह स्वयं अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। एक मतलब कौन चीज है, वो अपना ज्ञान का सृजन खुद कर सकता है अगर बच्चा को सही दिशा और सही डायरेक्शन दिया जाए तो। इतना बातें इसमें बताया गया है, वो जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का। अगर वो ये सब करते हैं, अगर टीचर्स इस सब में बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेता है तो एक मतलब बच्चा मतलब कि उनके अनुसार आराम से डेवलप होगा। अब देखते हैं कि कोविड-19 के तहत जो कोविड-19 के तहत जो है स्टूडेंट पर यानी विद्यार्थी पर जो पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है, उसमें सिलेबस में कौन कौन से कौन कौन से पार्ट्स को काट करके हटाया गया है, फिर से इसको कैसे समायोजित किया गया है और इसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। तो देखिएगा, पहला किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। पहला, एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत सामान्य पाठ्य सामग्री का होना। एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। अब बताइए, एक वो कक्षा है ओकरा में कौन चीज है, अलग अलग विषय में समान पाठ्य सामग्री दिया है। जैसे बताइए क्लास 12th में जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग विषय में, जैसे 12th का बायोलॉजी ले लीजिएगा तो उसमें दिया है लेसन 9 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीति। उसमें कौन चीज पढ़ना होता है, तो वही मत्स्य पालन, पशुपालन, भुट्टा भुट्टी, प्रजनन, किक्की यही पढ़ना होता है। सेम टू सेम 12th के भूगोल में भी वही बात दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कर करके वही बात दिया है। जो बात बताइए यहाँ पर बायोलॉजी के लेसन 9 में दिया है। अब बताइए इसमें ऐसा हो गया है कि बताइए जब बांट दिया तो फिर एक समान क्यों किया इसको, जब एक समान था तो इसको फिर बांटा क्यों, तो इसीलिए इसको फिर से अब क्या किया है, जो पार्ट समान था उसमें से काट करके उसको हटाने का प्रयास किया गया है। दूसरा देखिए, एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना। अब बताइए एक कक्षा में मतलब कि जो पाठ्य सामग्री अभी हम पढ़ रहे हैं वो तो या तो पहले हो गया निचले कक्षा में या तो होगा ऊपर के कक्षा में। एक मतलब कौन चीज, एक के चीज को बार बार मेढ़ते रहो, घटना में घटते रहो। अब बताइए जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे एक लेसन है कौन चीज, जैव अणु जो है 11th के बायोलॉजी में, 11th के कौन चीज में, बायोलॉजी में। वही जैव अणु कहाँ है, 12th के केमिस्ट्री में। अब बताइए जैव अणु है 11th के बायोलॉजी में और वह बात सेम बात है कहाँ पर बताइए, 12th के केमिस्ट्री में है, तो सेम बात न हो गया जी। ऐसे देख लीजिए, जनन चैप्टर जो है, जनन चैप्टर, जनन के प्रकार, जनन क्या होता है, कैसे होता है, सेम बात 10th क्लास में भी है। और वह सेम बात 12th के पहला लेसन में जीवों में जनन, तो जनन क्या होता है, बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन कर करके वह बात दिया है। एक मतलब कि 12th में भी वह बात और 10वां में भी वही बात। एक मतलब कौन सी है, जो हम पहले 10वां में पढ़ चुके हैं वही बात रिपीट करते हैं कहाँ पर बताइए, 12th में। एक मतलब होता है कहीं ना कहीं फॉल्ट है तो एक फिर से काट करके हटा दिया जाएगा। दूसरा कौन सी दिया गया, कठिनाई का स्तर। फिर से बताइए कौन सी, कठिनाई का स्तर। अब कठिनाई का स्तर 11-12 का इतने टफ है कि जैसे लगता है बच्चा 11-12 का क्लास नहीं करने का जा रहा है, जंग लड़ने जा रहा है। अगर 11-12 का एग्जाम निकाले तो एक मतलब यूपीएससी फाइट करने के समान है। टीचर से तो टीचर जो बोलता है कि हमें ये करवा दिए हैं, वो करवा दिए, फर्स्ट टॉप करवा दिए हैं, जबकि सही बात यह है कि टीचर अपना नोट्स लेकर के बैठ जाए तो 11-12 का क्वेश्चन ठीक से डील ना कर पाए। कठिनाई का स्तर इतना टफ होता है, बच्चा तब पर भी कैसे करके जी रहा है। अगला देखिए, वर्तमान समय में अप्रासंगिक है। और दूसरा बताइए कौन चीज है, वर्तमान समय में कौन चीज है, अप्रासंगिक। कठिनाई के स्तर को इसमें कौन चीज किया गया है बताइए, कम करने का प्रयास किया गया है। दूसरा वर्तमान समय में अप्रासंगिक है, एक मतलब उस बात को भी पढ़ रहे हैं जो बात वर्तमान समय में रिलेवेंट रखता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए वो कहावत है, ऐसा नहीं समझिएगा जैसे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिए हैं पूरे जीवन काल, लेकिन आज तक ले कहाँ उपयोग हुआ है पते नहीं चला है। ऐसा मतलब जब बात जहाँ पर पाठ्य सामग्री में इन्वॉल्व हो
जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हालांकि साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेवेंस है। तो इसमें देखिए कठिनाई के स्तर को कम किया गया है। वर्तमान समय में जो अप्रासंगिक है उसको थोड़ा सा हटा दिया गया है। जो ऊपर के विषय या ऊपर के कक्षा में जो नीचे के कक्षा में है उसको भी थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। और बताइए अलग अलग विषयों के अंतर्गत जो समान पाठ्य सामग्री है उसको भी थोड़ा सा मेंटेन किया गया है। अब हम कैसे चेक करें कि हमारा सब्जेक्ट में से कौन सा हटा दिया गया, कौन से पार्ट्स को हटा दिया गया है, कौन से पार्ट्स में कैसे चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले आप जो है अपने वेबसाइट पर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे NCERT ई बुक। NCERT ई बुक जैसे सर्च कीजिएगा तो उसके बाद नीचे में आएगा, उससे जस्ट नीचे लिंक आ जाएगा टेक्स्ट बुक 1 से 12 PDF। जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन आएगा एक साथ। सेलेक्ट क्लासेज, तो वहाँ पर सेलेक्ट क्लासेज के पास क्लिक कीजिएगा तो 1 से 12 तक आ जाएगा। तो उसमें से जिस क्लास से हैं आप उस क्लास वाला डाल दीजिएगा। जैसे 10th से हैं तो 10th का, 12th से तो 12th का। उसके बाद बोलेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का आप चाहते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जो भी चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब यहाँ पर क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा। दूसरा है यहाँ पर सेलेक्ट बुक टाइटल। टाइटल माने पूछेगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऐसा टाइप से है कुछ। जैसे यहाँ पर अगर दिया है सेलेक्ट बुक टाइटल में, अगर यहाँ पर बायोलॉजी लिखते हैं तो इंग्लिश मीडियम आ जाता है। यहाँ पर जीव विज्ञान लिखा है तो जीव विज्ञान पर अगर कर देते हैं तो हिंदी मीडियम वाला बुक आता है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी मीडियम आ जाएगा। उसके बाद कर दीजिएगा कौन सी, वहाँ पर गो। जैसे गो कीजिएगा तो एगो लिस्ट आएगा, वो लिस्ट के नीचे में लिखा रहेगा डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो वहाँ से पूरे बुक को कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम देखते हैं कि जैसे 12th के बायोलॉजी में जो है 3 लेसन समाप्त कर दिया गया है। एगो कर दिया है लेसन 1। लेसन 1 में था, बताइए, जीवों में जनन, जीवों में, उसके बाद कौन सा था, जनन। दूसरा था लेसन 9, दूसरा लेसन कौन सा था, 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीति। तीसरा था अपना देखिएगा तो तीसरा है पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, जो लास्ट लेसन था उसको भी खत्म कर दिएगा। 10th में देखिएगा तो 2 चैप्टर को खत्म कर दिया गया, एगो प्रायिकता को, एगो रचना को, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो होता था बनावट, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ऐसे करके आप उसको चेक कर सकते हैं। अंत में यही कहते हैं कि टीचर सबकी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को चिंतनशील, कल्पना करने वाला, मनन करने वाला बनाना चाहिए, न कि उसको रटाने वाला। क्योंकि अगर चिंतनशील बना दें तो अपने से कल्पना करके बहुत कुछ सोच सकता है। नहीं तो वही हाल होगा कि बच्चा से पूछेगा कि बताइए आपके पास 5 टॉफी है, तुमसे 2 ले लिए हैं, तो आपको कितना बचेगा, तो बोल देगा 10। पूछेगा कैसे, तो बोला है कि जब हमें मान लिए हैं तो तोरा माने में दिन ही हो रहा है, तो वो मान ले, तो बस ऐसे कंडीशन होगा, बच्चा सोचते रह जाएगा। ये जो सिलेबस चेंज हुआ है ये शायद 2023 से 24 के लिए या फिर अगले साल 2024 से 25 में लागू होगा। अभी इसका ऑथेंटिक नहीं आया है कि कब से लागू होगा या चेंज होगा। थैंक यू।